नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि है एपीएफसी पैनल के वायरिंग के बारे में। एपीएफसी का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल। अभी पावर फैक्टर क्या है उसको एकदम छोटी सी भाषा में एक्सप्लेन कर दूँ कि एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल टर्म है जो आपके पावर के अंदर, आपके घरों के अंदर जो बिजली आती है उसके अंदर कुछ करेक्शन करने का काम करता है। अगर ये सही नहीं रहेगा पावर फैक्टर, तो आपके घर का बिजली का जो बिल रहता है वो ज़्यादा आने की संभावना रहती है। आपके घर का या जनरली इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर इसको आपको देखने मिलेगा, या आपके अगर बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर भी आपको पावर फैक्टर करेक्शन पैनल आपको देखने मिल जाएगा। अगर पावर फैक्टर को एकदम डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आपको आई का आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। उसका मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ, वो आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के अंत में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं ये जो एपीएफसी पैनल जो रहता है उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उसके कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि इसमें कौन से कंपोनेंट का प्रयोग होता है। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला कंपोनेंट है एपीएफसी रिले, यानी कि पावर फैक्टर कंट्रोलर का माइक्रो कंट्रोलर। रिले बोलते हैं हम लोग इसको। ये खुद एक प्रोग्रामेबल माइक्रो कंट्रोलर रहता है जो कि डिजिटल रहता है। ठीक है, आजकल जनरली हर चीज़ ऑटोमेटिक है, तो पावर फैक्टर भी हमारे लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल करने वाला सिस्टम चाहिए। एक ज़माना था जिसमें हर चीज़ मैनुअली करी जाती थी। मैं आपको दोनों चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसके वायरिंग के बारे में। लेकिन अगर आप माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, इस टाइप के रिले का यूज़ करते हैं, तो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसका जो काम रहता है, ये ऑटोमेटिकली कैपेसिटर को चालू या बंद करेगा पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, जो कि रियल टाइम काम करता है। मतलब अभी जो पावर फैक्टर है उसके हिसाब से ये खुद को एडजस्ट करता है, खुद के कैपेसिटर बैंक को एडजस्ट करवाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सबसे पहला। दूसरा है कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर के बिना तो पावर फैक्टर आपका इंप्रूव होने ही वाला नहीं है। ये जो है रिएक्टिव पावर रहता है, उसको इम्प्रूव करके पावर फैक्टर को हमारे इम्प्रूव करने का काम करता है कैपेसिटर के ज़रिए। आपने सुना रहेगा कि बहुत सारी जगह पे एक ऐसा डिवाइस मिलता है जो आपको घर पे लगाने पर घर की बिजली का बिल कम हो जाता है, ऐसा बोलता है वो लोग। ठीक है, आपने सुना है। उसके अंदर क्या रहता है? उसके अंदर खाली कैपेसिटर रहता है, यानी कि वो करता है कि आपके घर के पावर फैक्टर को प्रॉपर करने का काम करता है, जिससे आपकी जो वेस्टेज वाली बिजली है वो बच जाती है। तो वैसे ही कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर के बिना आपका पावर फैक्टर करेक्शन होगा ही नहीं, इसलिए कैपेसिटर्स के प्रयोग किए जाते हैं। कैपेसिटर अलग अलग केवीआर रेंज के रहते हैं, 2, 3, 5, 10, 25, 30, 35। तो ऐसे अलग अलग रेंज का हमें प्रयोग करना पड़ता है। कैसे, कौन सा, वो आगे हम लोग देखेंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है कॉन्टेक्टर्स। कॉन्टेक्टर के जरिए हम लोग कैपेसिटर को चालू या बंद करने का काम करते हैं, तो कॉन्टेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथा है करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर जो रहता है रियल टाइम चेक करता है कि अभी आपके घर का पावर कितना आ रहा है, और हमारा जो एपीएफसी रिले रहता है ना, जो मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है पावर फैक्टर को, उसको इंडिकेट करने का काम करता है कि अभी इतना करंट है, अभी इतना करंट है। उसके हिसाब से वो खुद को मैनेज करता है। सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन के लिए, बिना सर्किट ब्रेकर तो ये काम होगा नहीं, तो सर्किट ब्रेकर आपको ज़रूरी है। इसके बाद में आता है इंडिकेटर्स और सिलेक्टर स्विचेस। इंडिकेटर जो हमें दिखाएगा कि अभी बिजली आ रही है, नहीं आ रही है, पावर फैक्टर चालू है, नहीं हो रही है, और इसके ज़रिए सिलेक्टर स्विच के ज़रिए हम लोग मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना कंपोनेंट समझ में आया? तो ये सारे कंपोनेंट हमारे पैनल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अभी बात करते हैं इसके कनेक्शंस की, क्योंकि कनेक्शन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कनेक्शंस की बात करें उससे पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल है, मोटर रिवाइंडिंग है, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, आरएलसी, पीएलसी, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, प्रोग्रामिंग, एडिटिंग, ऑटोकैड, जैसे 60+ हमारे पास 60 से ज़्यादा कोर्सेस है। अगर आपको एक कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी बात करते हैं कनेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले पावर फैक्टर जो हमारा पैनल रहता है वो लगता कहाँ पर है? तो बेसिकली हमारे इंडस्ट्री में या हमारे घरों के अंदर, जो बिल्डिंग के अंदर जो ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर से सप्लाई लाइन आती है हमारी एलटी पैनल के अंदर, बराबर। एलटी पैनल के अंदर रहता है हमारा एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये पैनल के अंदर रहता है। यहाँ तक समझ में आया? मतलब यहाँ से लाइन इधर गया, इधर से इसके अंदर जाता है एसीबी। अभी एसीबी जो रहता है ना, एसीबी से
पावर लाइन जब भी उसके अंदर आती है ये अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि समझो यहाँ से इनकमिंग लाइन है, ये बाहर निकली और यहाँ से हमारे अलग अलग जो फेज़ है, अलग अलग लाइन है, अलग अलग कंपोनेंट्स है, उधर उधर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, इसके साथ में ही पैरेलली हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन पैनल को लगाते हैं, यानी कि पावर फैक्टर जो है सीरीज में नहीं लगता है, पैरेलली लगाता है। ये जो है बस बार है, ये बस बार से लाइन आगे जा रही है तीनों, और उसी लाइन में आपको पावर फैक्टर कंट्रोलर लगाना पड़ता है। समझ में आया पावर फैक्टर कंट्रोलर लगाना कहाँ पे पड़ता है। फिर मैंने एक आपको बात करी हुई थी करंट ट्रांसफार्मर। ये करंट ट्रांसफार्मर आप कोई भी तीनों में से एक लाइन में करंट ट्रांसफार्मर को भी लगा सकते हो इस तरीके से। ये एसीबी के जो आउट वाली साइड है, यानी कि पैनल वाली साइड पे भी आप लगा सकते हो। इतना क्लियर है कैसे कनेक्शन हुआ। चलिए, अभी ये करंट ट्रांसफार्मर जो रहता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे P1 करके कुछ नज़र आ रहा है। इसको है ना उल्टा सीधा बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। लोग जनरली इसको अवॉइड करते हैं, उल्टा सीधा कैसे भी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। करंट ट्रांसफार्मर का जो P1 वाली साइड है वहाँ से वायर को इंसर्ट करना है, यानी कि यहाँ से इन जाएगा और यहाँ से बाहर निकलने वाला वायर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी बात करते हैं उसके कनेक्शंस की। तो हमारा जो एयर सर्किट ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर में से जो इनकमिंग लाइन आई हुई है, यहाँ पे हम लोग ने मान लो, मतलब एयर सर्किट ब्रेकर तो हमारा उधर चला गया, एयर सर्किट ब्रेकर से हम लोग पैनल के अंदर आ गए। पैनल के अंदर सबसे पहले एक एमसीबी लगी हुई रहती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वहाँ पे हम लोग ने मान लो कि ये एयर सर्किट ब्रेकर की तरफ लगा हुआ करंट ट्रांसफार्मर है, उस लाइन पे लगा हुआ करंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग ने 3 पोल एमसीबीज कुछ ले ली है। मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग सेक्शंस पे एमसीबी को बांटा हुआ है, क्योंकि मैंने 4 कैपेसिटर का यहाँ पे लगाने वाला हूँ। इसके बाद मैं कॉन्टेक्टर्स ले लिए हैं 4, और मैंने 4 कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं। सिंपल। इसके अलावा मैंने लिया हुआ है कुछ सिलेक्टर स्विच ले लिया ऑटोमेटिक और मैनुअल सिलेक्शन करने के लिए, और साथ ही साथ इंडिकेटर्स लाइट ले ली है। इतना समझ में आया। पैनल के अंदर सबसे पहले एक बड़ा एमसीबी रहेगा, उसके बाद में 3 पोल हमारे छोटे छोटे एमसीबीज रहेंगे, कॉन्टेक्टर्स रहेंगे और कैपेसिटर्स रहेंगे। जितने कैपेसिटर रहेंगे उतने कैपेसिटर, उतने ही तुम्हारे एमसीबीज होने वाले हैं, और उतने ही तुम्हें सिलेक्टर स्विचेस, इंडिकेटर लैंप भी लेना है। और सबसे आखिरी में मैंने जैसे बताया था आपको एपीएफसी रिले भी आपको लगेगा। ये एपीएफसी रिले दिखने में कुछ इस टाइप में रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस बटन्स आपको दिख रहा है, जिसमें ऑटोमेटिक या मैनुअल आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको इस टाइप के कुछ कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। ध्यान से अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये वाला जो दिख रहा है, ये C1 लिखा हुआ है ना, कि कॉमन टर्मिनल है। अगर आपको रिले मालूम है कैसे काम करता है, तो रिले में जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कॉमन टर्मिनल, तो ये C1 और C2 हमारे कॉमन टर्मिनल्स है। C2 ये जो 8 नंबर की पिन को कंट्रोल करता है, और C1 जो है 1 से लेकर 7 नंबर की पिन को कंट्रोल करता है। आप चाहे तो यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई भी एक सप्लाई दे सकते हो कॉमन टर्मिनल में, और यहाँ पे आपके कैपेसिटर्स लगने वाले हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं S1 S2 कनेक्शन है, ये वाले, ये आपका करंट ट्रांसफार्मर जो है उसका कनेक्शन आपका यहाँ पे लगने वाला है। U1 और U2 का कनेक्शन, यानी कि हमारी जो 3 फेज लाइन है उसमें से कोई भी 2 लाइन जिसमें करंट ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है, उस 2 लाइन का कनेक्शन आपको यहाँ पे लगाना है। तो समझ में आया कैसे लगाना है। चलो अभी लगा के प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ। तो ये हमारा सेटअप है, जैसे मैंने बताया था कि 2 लाइन है, यहाँ पे हमारा करंट ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे कैपेसिटर्स लगने वाले। कैसे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी एयर सर्किट ब्रेकर से लाइन आई हुई है, ये इनकमिंग लाइन है हमारे पैनल के अंदर, और यहाँ पे आपको मेन एमसीबी के साथ में कनेक्टेड है। मेन एमसीबी से मैंने 3 फेज लाइन को बाहर निकाला, यहाँ पे समझो बस बार का प्रयोग करता हूँ, और उसी लाइन को मैं आगे लेके जाता हूँ। सिंपल। यहाँ से मैं क्या करूँगा, हमारे जो एमसीबीज है उसको मैं पहले कनेक्ट कर देता हूँ, तीनों फेज अलग अलग लाइन को उसको दे देता हूँ। यहाँ से मैं तीनों कॉन्टेक्टर्स को मैंने सप्लाई दे दिया है, और ये तीनों कॉन्टेक्टर से मैंने तीनों जो कैपेसिटर्स है, तीनों लाइन कैपेसिटर्स को अलग अलग करके मैंने दे दी है, यानी कि 3 फेज कैपेसिटर साथ में कनेक्ट कर दिए है। सिंपल कनेक्शन है, यहाँ पर तो कुछ लॉजिक नहीं है, सिंपल है। अभी बात करेंगे इसके आगे के कनेक्शंस। यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक देना पड़ेगा एमसीबी। ये 2 पोल एमसीबी है, प्रोटेक्शन एमसीबी बोल सकते हैं, या आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो रहता है हमारा ऑटोमेटिक और मैनुअल सिलेक्शन, या जो हमारा एसीबी रिले रहता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 2 लाइन, जैसे मैंने बताया जिस लाइन में करंट ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है, उस 2 लाइन का कनेक्शन मैं यहाँ पे दे दूंगा इस एमसीबी के अंदर। इस एमसीबी से मैंने कनेक्शंस जैसे मैंने बताया थे, यहाँ पे U1 U2, यहाँ पे एपीएफसी रिले के अंदर, तो वहाँ पे मैंने कनेक्शन कर लिया दोनों अलग अलग लाइन का। सिंपल है, यहाँ तक समझ में आया है।
ठीक है। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक और मैनुअल जो सिलेक्टर स्विचेस रहती है तो उसको भी कनेक्शन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं क्या करूँगा, ये दोनों में से किसी भी एक लाइन से मैं यहाँ पे जो कॉमन टर्मिनल है उसको फेस सप्लाई दे रहा हूँ। ये देखिए C1 पे मैंने एक फेस सप्लाई दे दिया है कॉमन टर्मिनल के ऊपर। इसके बाद सिलेक्टर स्विच का जो मैनुअल साइड है वहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया, और इसी मैनुअल से मैंने सभी जो सिलेक्टर स्विच है उसमें मैनुअल साइड उसको सिलेक्ट कर दिया है। ये मैनुअल साइड में मैंने सिलेक्शन किया है, याद रखेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी आपका चालू होगा इसके बाद आगे के कनेक्शंस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बताया था कैपेसिटर जोड़ सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग करने के लिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के जो हमारे सिलेक्टर स्विच है उसमें ऑटोमेटिक साइड पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। याद रखिएगा ये जो फेस सप्लाई मैंने मैनुअल साइड में लगाया था और ऑटोमेटिक मैंने कहाँ से कनेक्ट किया, हमारे APFC रिले के जरिए। ठीक है, इधर सिलेक्टर स्विचेस के कनेक्शन खत्म हो गए, लेकिन अब और भी कनेक्शंस बाकी है क्योंकि आगे हमें कैपेसिटर को चालू या बंद करना है, इससे जरिए कंट्रोल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे से आपस में एक दूसरे को जोड़ देंगे, यानी कि ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों को आपस में एक दूसरे को शॉर्ट कर दें। यहाँ से एक वायर को निकालेंगे, हमारा जो पहला कॉन्टेक्टर है उसका A1 साइड हम लोग उसको कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे। और इसी सप्लाई में से एक स्विच हम लोग इंडिकेटर लाइट को भी दे देंगे, क्योंकि इंडिकेटर लाइट भी तो चलनी चाहिए, जैसे ये चालू होगा इंडिकेटर लाइट भी चालू होगा। इस तरीके से मैंने सप्लाई दिया हुआ है। सेम तरीके से मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हमारे सिलेक्टर स्विचेस है उनको देखो, तीनों को मैंने आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया, और इनसे मतलब ये जो सिलेक्टर स्विचेस के जरिए अलग अलग जो कॉन्टेक्टर्स है उसको मैंने सप्लाई दे दिया है, सिंपल। और उसी सप्लाई के जरिए मैंने तीनों जो हमारे अलग अलग जो इंडिकेटर लैम्प्स है उसको भी मैंने कनेक्शन दे दिया है। तो अभी यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर्स है उसको फेस सप्लाई तो मिल गया है कॉइल के टर्मिनल के ऊपर। अभी जाहिर सी बात है कि फेस से तो डायरेक्ट काम चलेगा नहीं, न्यूट्रल भी लाइन देना पड़ेगा। तो न्यूट्रल सप्लाई मैं दे देता हूँ चारों कॉन्टेक्टर को, न्यूट्रल अलग से मैंने लिया है, चारों सप्लाई को दे दिया है। इसी प्रकार से इंडिकेटर लाइट को भी न्यूट्रल सप्लाई में यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। क्लियर, इधर तक क्लियर है। इसके बाद आखिरी कनेक्शन जो रह गया वो है हमारे करंट ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो करंट ट्रांसफार्मर से 2 लाइन निकलेगा, और ये दोनों वायर जो है हमारा S1 और S2 टर्मिनल, आपको मैंने बताया था APFC पैनल के अंदर ये दो जो पिन है वहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से पैनल के कनेक्शंस होते हैं। अभी आपके दिमाग में सवाल आएगा कि जो कैपेसिटर लिए यहाँ पे, जो कैपेसिटर्स आपने लगाए वो कितनी कितनी वैल्यू के लगा हुए हैं, बराबर उसकी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपका इनकमिंग लाइन, यानी कि आपके बिल्डिंग को या आपके इंडस्ट्री को कितना सप्लाई चाहिए, वो सप्लाई के हिसाब से कैपेसिटर की वैल्यू को सिलेक्ट करके कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं। अभी यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसके लिए थोड़ा सा मैक्स अपने को कैलकुलेशन करना है, लेकिन ये जो है मैंने इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस वीडियो को लगभग 50,000 लाइक्स मिलेंगे, तभी जाके मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कैपेसिटर बैंक के बारे में सारी जानकारी, उसके कैलकुलेशन के बारे में सारी जानकारी अलग से मैं बताऊंगा। याद रखिएगा इस वीडियो का लक्ष्य है 50,000 लाइक्स। 50,000 लाइक्स होने के बाद आपके कैपेसिटर कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं पैनल के अंदर, PF पैनल के अंदर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हो कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज करना है जिसमें RLC, PLC, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, कोई भी कोर्स अगर करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।